वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 78 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। जो अपना 73 नंबर का टेस्ट था उसमें 40 करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसमें आ जाइए 41 से लेकर 60 तक, ठीक है। उसके बाद 74 भी हो गया है, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 77 भी हो गया, लेकिन वो जीएस के टेस्ट थे। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 78 करंट अफेयर्स का, ठीक है। आपको याद हो तो जो 40वां प्रश्न था वो कौन सा था इसमें, ये था गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो बिहार में है, ठीक है, बिहार के भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं? 11, 12, 13, 18। देखिए, भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना वो 18 हैं। इन 18 में से अभी तक 12 को यूनेस्को की मान्यता प्राप्त थी, लेकिन अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही 13वां जो बायोस्फीयर रिजर्व है इन 18 में से एक और बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता मिल गई है। तो भारत में अब यूनेस्को मान्यता प्राप्त कितने बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं? 13 हो गए हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, जिनमें से 13 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। बायोस्फीयर रिजर्व पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र है। यूनेस्को ने 1971 में बायोस्फीयर रिजर्व के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये 2-3 बुलेट पॉइंट्स हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व, कुल 18 में से 13 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त, और बायोस्फीयर रिजर्व पौधों और जानवरों दोनों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र है। यूनेस्को ने 1971 में बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत की थी दुनिया भर के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? ग्रेट निकोबार, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्तमलाई, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी तो ऑलरेडी 18 में से जो 12 हैं उनमें शामिल है, मतलब जो 13 हैं उनमें शामिल है। अगस्तमलाई को भी पहले ही मिल चुका है। ग्रेट निकोबार ही पहले घोषित है। अभी नया वाला है ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये भारत के लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में विस्तारित है। यूपीपीएससी की आप फुल टाइम सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। 1 टाइम पेमेंट है, पूरे साल भर के लिए है। इतना कम इसलिए लग रहा है ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। तो क्विक रिवीजन आप कर सकते हो अंत के इन 10 दिनों में पीडीएफ से, जो वीडियोस से नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। लास्ट का समय चल रहा है, इसमें से भी थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक संस्था यूनेस्को ने भारत के कोल्ड डेजर्ट को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया। यह भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। यह पहला हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाला कोल्ड डेजर्ट रिजर्व है, और यह घोषणा चीन के हांगझोउ में 5वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में हुई अभी हाल ही में। दुनिया भर में 26 नए स्थलों को चुना गया, ठीक है, अभी हाल ही में। यह रिजर्व यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बनेगा। तो 18 में से 13वां है ये भारत का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। लद्दाख हिमाचल प्रदेश में विस्तारित है इसका क्षेत्र। भारत का शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? अक्साई चिन, अनंतनाग, तवांग या लद्दाख। लद्दाख है इसका आंसर डी। देखिए, भारत का शीत रेगिस्तान सांस्कृतिक परिदृश्य हिमालय में स्थित है, और उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में किन्नौर यानी हिमाचल प्रदेश राज्य तक फैला हुआ है। तो सबसे ऊंचा उत्तर वहाँ पर लद्दाख का डी है। यह क्षेत्र कठोर जलवायु परिस्थितियों के साथ एक शीत मरुस्थलीय बायोम का गठन करता है। चलिए, कुछ प्रश्न निकलेंगे। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी रिसेंटली जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी। यह है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। कहाँ आयोजित की जा रही है ये चल रही है भारत में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली के। सी है इसका आंसर। सी है ना इसका आंसर, ठीक है, सी में है ना नई दिल्ली। देखिए, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया गया, जहां भारत के प्रधानमंत्री ने पैरा एथलीटों की बाधाओं को तोड़ने और नए मानदंड स्थापित करने के लिए सराहना की उनकी। भारत ने खेल केंद्रित और समावेशी पहचान को रेखांकित किया।
यह चैम्पियनशिप जो है वो 27 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो गई है और 5 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इसमें 104 देशों के 2200 एथलीट्स भाग ले रहे हैं, जो भारतीय भूमि पर अब तक का सबसे बड़ा पैरा एथलीट आयोजन होगा। ठीक है, तो दुनिया भर के 2200 एथलीट और भारत के खिलाड़ियों ने, भारत के पैरा एथलीट खिलाड़ियों ने जो है परचम लहराना शुरू कर दिया है अपना। अगला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? हमवतन सुंदर सिंह गुर्जर, रिंकू हुड्डा, अजीत सिंह या शैलेश कुमार? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी शैलेश कुमार ने जीता है। ठीक है, इन सभी ने पदक जीते हैं वैसे तो, लेकिन पहला वहाँ पर पूछा है। ठीक है, जमुई के हैं ये शैलेश कुमार, बिहार के। दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया इन्होंने T42 श्रेणी की हाई जंप में 1.91 मीटर की छलांग लगाकर ये उपलब्धि हासिल की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई दी, 75 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता? पहला तो शैलेश कुमार ने जीता, दूसरा जीता है हमवतन सुंदर सिंह गुर्जर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, रिंकू सिंह ने जीता है, सॉरी रिंकू हुड्डा ने जीता है। ठीक है, हमवतन सुंदर सिंह गुर्जर ने तो इसमें रजत पदक जीता है भाला फेंक में, रजत पदक। ठीक है, यहाँ स्वर्ण पदक पूछ रहा है। पहला शैलेश कुमार ने और दूसरा स्वर्ण पदक जीता है रिंकू हुड्डा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। शैलेश कुमार स्वर्ण पदक, रिंकू हुड्डा स्वर्ण पदक, इन्होंने पहला जीता, इन्होंने दूसरा जीता। हमवतन सिंह गुर्जर रजत पदक। ठीक है, और अजीत सिंह ने चौथा पुरस्कार जीता है। देखिए, रिंकू हुड्डा ने 66.67 मीटर भाला फेंककर अपना पहला स्वर्ण पदक, ठीक है, अपना पहला विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता, यानी स्वर्ण पदक जीता। जबकि हमवतन सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.76 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया है, सी है इसका आंसर। और दोनों ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं। पहला स्वर्ण पदक, पहला पैरा एथलीट ऊंची कूद में शैलेश कुमार ने, दूसरा स्वर्ण पदक रिंकू हुड्डा ने। ठीक है, और हमवतन सुंदर सिंह गुर्जर ने रजत पदक जीता, यानी दूसरे दर्जे का पुरस्कार जीता, 64.76 मीटर भाला फेंककर। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो एक अन्य भारतीय खिलाड़ी अजीत सिंह ने 61.77 मीटर के साथ चौथे स्थान पर रहे वो। ठीक है, वो भी भाला फेंक खिलाड़ी हैं, 61.77 मीटर के साथ चौथे स्थान पर रहे। और तीसरा स्थान किसने लिया फिर? क्योंकि स्वर्ण पदक हो गया रिंकू हुड्डा का, रजत पदक हो गया हमवतन सुंदर सिंह गुर्जर का, और कांस्य पदक जीता है क्यूबा के गुइलेर्मो वरोना गोंगालेज ने। ठीक है, इन्होंने 63.34 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता भाला फेंक प्रतियोगिता में। गोंजालेंज, क्यूबा के गुइलेर्मो वरोना गोंजालेज ने 63.34 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न भी इसी से है। हाल ही में नई दिल्ली में चल रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के पैरा एथलीट खिलाड़ी रिंकू हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? तो जेवलिन थ्रोअर हैं ये, यानी भाला फेंकते हैं, ये है इसका आंसर। 66.37 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये प्रतियोगिता नई दिल्ली में चल रही है, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। ठीक है, 66.37 मीटर भाला फेंका।
48वां प्रश्न है, एशिया कप 2025 किसने जीता? ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीता। किधर गया? ठीक है, पाकिस्तान इसमें उपविजेता है, डी है इसका आंसर। इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न बनते हैं, 4 5 6 7 जितने भी हैं बनाते हैं उनको। देखिए, एशिया कप 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता और टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे घोषित किया गया? कुलदीप सिंह को, कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव ने जो है कुल 17 विकेट लिए पूरे टूर्नामेंट में। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया है, 5 विकेट से हराया है। इस जीत के साथ भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है और इस बार का ये जो फॉर्मेट था ना, ये 20-20 ओवर वाला था। तो कुल कितनी बार जीता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, स्टेटमेंट बनाकर कभी कर ले प्रश्न। 9 बार। इसी से रिलेट करता हुआ एक और प्रश्न है, एशिया कप 2025 में किसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं अभिषेक शर्मा, सबसे ज़्यादा रन बनाए इन्होंने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अभिषेक शर्मा को एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। अभिषेक एशिया कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। अभिषेक ने 7 मैचों में 44.85 की औसत से 314 रन बनाए। अभिषेक को प्राइज मनी में 15,000 US डॉलर के साथ एक SUV भी मिली है। ठीक है, तो 20-20 फॉर्मेट में इन्होंने 314 रन बना दिए। 50 फॉर्मेट होता 50 ओवरों का तो 700-800 तक ले जाते ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एशिया कप 2025 में किसे प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया? ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच की बात हो रही है, यानी जो आखिरी मैच होगा, जो फाइनल मैच होगा, उसमें इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया होगा। इन्होंने 69 रन बनाए हैं। ठीक है, तूफानी पारी खेली और इनका नाम है तिलक वर्मा। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में 69 रनों की नाबाद मैच विनिंग पारी खेली। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2025 में किसे गेम चेंजर ऑफ द मैच चुना गया? एशिया कप 2025 में गेम चेंजर ऑफ द मैच हैं शिवम दुबे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। एशिया कप फाइनल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शिवम दुबे को गेम चेंजर ऑफ द मैच चुना गया। शिवम ने 22 गेंदों में 33 रन की एक अहम पारी खेली और टीम इंडिया को जीत के करीब पहुंचाया। इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ें जो इससे जुड़ी हैं, जैसे कि तिलक वर्मा को फाइनल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के लिए मोस्ट सिक्सेस का अवार्ड मिला। तिलक ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 4 छक्के जड़े थे। थोड़ा और जाने तो भारत ने एशिया कप का टाइटल जीतने के साथ ही टूर्नामेंट के सभी अवार्ड भी अपने नाम किए। पूरी सीरीज़ में सारे के सारे मैच जीते हैं टीम इंडिया ने, किसी भी टीम से कोई मैच नहीं हारा। ठीक है, टीम इंडिया के लिए विनिंग शॉट जो लगाया वो अंत में रिंकू सिंह ने लगाया। ठीक है, और एक ही गेंद इनको खेलने मिली पूरे टूर्नामेंट में। हार्दिक पांड्या की जगह आए थे, वो चोटिल थे, बाहर थे फाइनल मैच में, रिंकू सिंह को लिया गया। ठीक है, एक ही गेंद मिली इनको और एक ही गेंद में इन्होंने लास्ट में चौका जड़ा। भारत ने एशिया कप का फाइनल जो है 2 गेंदें रहते हुए जीत लिया, यानी 19.4 गेंदों में जीत लिया। ये चौथी बॉल पर रिंकू सिंह ने चौका जड़ा था लास्ट में। ज़रूरत 1 रन की थी, इन्होंने 4 ही ले लिए सीधे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल जो है वो कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है मुंबई में, बी है इसका आंसर। ठीक है, ये जो बड़े बड़े शिप होते हैं इनको पार्क करने की एक जगह, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्रूज टर्मिनल। देखिए, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, जिसका नाम है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, MICT। यह टर्मिनल 4.15 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसे 5.56 करोड़ की लागत से बनाया गया है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल एक साथ 5 जहाज़ों को संभाल सकता है, आसान भाषा में कहें तो पार्क कर सकता है, और सालाना 10 लाख यात्रियों को संभालने की इसकी क्षमता है। एक तरह से जहाज़ों का हवाई अड्डा कह लीजिए इसको, जहाज़ों का बस अड्डा कह लीजिए इसको। ठीक है, या ट्रेनों का रेलवे स्टेशन। देखिए, 53वां है
वर्ष 2025 में किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया? 2025 में विश्व पुस्तक राजधानी है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। बी है इसका आंसर। 23 अप्रैल 2025 को संपूर्ण विश्व में क्या मनाया गया? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। ठीक है, क्यों मनाया जाता है ये दिवस? इस दिवस का उद्देश्य क्या है? पुस्तकों के अध्ययन एवं कॉपीराइट के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इस वर्ष रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील शहर को विश्व पुस्तक राजधानी यानी वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया। याद रखिएगा इसको। 54वां प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में सही कथन है यहाँ पर कौन सा? 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिए गए। यह पुरस्कार हिंदी कविता संग्रह के लिए मैं जब तक आई बाहर को मिला है। हिंदी कविता संग्रह के लिए। 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान यह पुरस्कार दिए गए। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। यहाँ तीनों के तीनों सही हो जाते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3। देखिए, साहित्य अकादमी 2024 के बारे में अगर मुख्य बातें जाने हम, तो कुल पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए। हिंदी भाषा के लिए कवित्री गगन गिल का नाम याद रखिएगा। कविता संग्रह का नाम है उनके मैं जब तक आई बाहर के लिए मिला है। पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपए की। पुरस्कार वितरण हुआ 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में। ठीक है, एक विशेष समारोह में। भाषाएं जो है, पुरस्कार 22 भाषाओं, 22 भारतीय भाषाओं, अंग्रेजी और राजस्थानी में दिए जाते हैं। ठीक है, 22 भारतीय भाषाओं, कोमा अंग्रेजी और राजस्थान में दिए जाते हैं। कोमा की जगह, कोमा भी ठीक है वैसे तो, सहित कर देंगे। 22 भाषाओं सहित अंग्रेजी और राजस्थानी में दिए जाते हैं, तो 24 हो गई हैं। ठीक है, तो सही है पहला वाला स्टेटमेंट भी। 55वां प्रश्न है, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनका वास्तविक नाम क्या था? क्रिस्टोफर हॉकिंस, जॉर्ज मोरियो रूबियो, एडगर क्रिस्टोफर या जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो। इनका वास्तविक नाम था जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो। बी है इसका आंसर। देखिए, पोप फ्रांसिस का वास्तविक नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था, याद रखना। 56वां प्रश्न 2 स्टेटमेंट वाला है। पहला स्टेटमेंट क्या है? 23 अप्रैल 2025 को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। यह दिवस 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ना, वो हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 2025 में भी 24 अप्रैल को ही मनाया गया होगा। 23 को क्यों मनाएंगे? गलत है पहला स्टेटमेंट। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा तो नगर पालिका जोड़े गए, 73वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, दोनों के दोनों गलत हैं। ये सी है इसका आंसर। सी क्यों है? क्योंकि गलत पूछा है। अगर यहाँ सही को पूछा होता तो डी लगाते इसका आंसर। कोई भी सही नहीं है। देखिए, 24 अप्रैल 2025 को देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस के अवसर पर क्या किया? बिहार के मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया था। उन्होंने मधुबनी से देश की सभी ग्राम पंचायतों को संबोधित किया था। आपको ज्ञात हो तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को 3 स्तरों में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों के माध्यम से संस्थागत रूप प्रदान किया गया था। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1983 को लागू हुआ। अतः इसी दिन की वर्षगांठ के रूप में प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 में और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अध्याय 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हिंदी में हो गया ये विश्व आर्थिक परिदृश्य। कौन प्रकाशित करता है इसको? नीति आयोग तो नहीं करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी नहीं करता। विश्व बैंक होगा इसका उत्तर, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व बैंक नहीं है, ए है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए, 22 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन 2025 यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट अप्रैल 2025 प्रकाशित किया है। इसके अनुसार वर्ष 2025 में भारत की वृद्धि दर 6.2% और 2026 में 6.3% रहने का अनुमान है।
58वां प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम क्या है? इनमें से कोई एक है पक्का, तो डी हटा दीजिए। टू इरेडिकेट मलेरिया या सेव द पीपल ऑफ द अर्थ फ्रॉम मलेरिया। विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम है मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। बी है इसका आंसर। 25 अप्रैल 2025 को संपूर्ण विश्व में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, यानी वर्ल्ड मलेरिया डे। मुख्य विषय क्या है इसका? मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। हिंदी में हमारे मलेरिया हमारे साथ ही समाप्त हो जाएगा, पुनः निवेश करें, पुनः कल्पना करें, पुनः प्रज्वलित करें। उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाए जाने का? लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक करना। पहली बार यह दिवस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2008 में मनाया गया था और भारत का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक मलेरिया को समाप्त करना। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। 60 प्रश्न तक जाएंगे हम। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में सही कथन है, दो कथन, तीन कथन है यहाँ पर। कुमार मंगलम बिड़ला को यह पुरस्कार प्रदान किया गया और इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में हुई थी। पहला पुरस्कार यानी 2022 में 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था क्या? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत 2022 में प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रदान किया गया। 2025 में प्रदान किया गया कुमार मंगलम बिड़ला को। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं, बी है इसका आंसर। 24 अप्रैल 2025 को उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला को चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। उन्हें उनके दूरदृष्टि, नेतृत्व और भारत की विकास गाथा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर की स्मृति में 2022 से प्रदान किया जा रहा है और यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिन्होंने संपूर्ण जीवन और समाज की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया। पहला पुरस्कार मिला था इनको। कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। 60वां प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किसे भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? भारत का 160वां राष्ट्रीय उद्यान अप्रैल 2025 में घोषित किया गया है सिम्पलीपाल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, उड़ीसा सरकार ने सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व को राज्य का यानी उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, जिससे यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। सिम्पलीपाल उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भितरकनिका 145 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 24 अप्रैल 2025 को उड़ीसा सरकार ने मयूरभंज जिले के सिम्पलीपाल को आधिकारिक अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया और सिम्पलीपाल जो है भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 24 अप्रैल वही डेट है जिसको मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो 60 प्रश्न ये करंट अफेयर्स के, इनको 100 तक लेकर जाएंगे। ठीक है, कल तक इनको 100 पहुंचा देंगे और फुल टेस्ट उसका जो है PDF फॉर्मेट में ग्रुप में मिल जाएगा आपको, क्विक रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो लास्ट के 20 क्वेश्चन है, क्योंकि आज 30 तारीख हो गई है तो अभी तक तो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर बन ही गया होगा। ये तो प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन याद रखिए इनको, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स में। बाकी इससे पहले जो सारी करंट अफेयर्स है और जो आने वाले जो 40 क्वेश्चन है वो भी पुराने ही डालेंगे। ठीक है, लास्ट 6 मंथ के, ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। तो प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।